नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीसीपीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 13 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। आज के वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक करीब में पढ़ेंगे और सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आज जो मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उससे एएसओ मेंस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर में एक सवाल पूछा जा चुका है। वीडियो थोड़ा सा डिटेल होगा, इसलिए रुक करके स्थिर होकर के अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। पता ही आपको हेडलाइन क्या है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो अभी भी बंद है, अटैक अभी भी जारी है, एक दूसरे देशों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन अब खाड़ी के देशों से ज़्यादा अटैक जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के शिप वगैरह पर हो रहे हैं। ईरान ने इस पर एक अधिकार स्थापित किया हुआ है और उस मूर्खता को भी समझिए। यूएस और इजराइल ने जब ईरान पर अटैक किया उनको ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ की प्लानिंग नहीं की थी। कितनी मूर्खता के साथ अटैक किया गया कि ईरान जो है वो पूरी दुनिया के ऊर्जा को चोक कर सकता है, एनर्जी को चोक कर सकता है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मूज से होते हुए दुनिया के मैक्सिमम एलएनजी और उसके साथ साथ तेल जो है वो प्रवाहित होते हैं, उसके टैंकर आते जाते हैं। ईरान ने उसे सक्सेसफुली चोक कर दिया है, क्योंकि जहाज़ों का वैसे तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है उसका संकीर्णतम जो जगह है वहाँ पर 33 किलोमीटर का करीब में गैप है समुद्र में। 33 किलोमीटर चौड़ी है मात्र वो जगह, लेकिन इसमें भी जो इफ़ेक्टिव वे है जिसके थ्रू जहाज़ गुजरते हैं वो मात्र 3 किलोमीटर चौड़ी है। तो 3 किलोमीटर की ब्लॉकेज करना छोटी नेवी के लिए भी बहुत आसान होता है। कोई छोटे से देश का भी नेवी होगा वो भी 3 किलोमीटर को आसानी से ब्लॉक कर सकते। उसमें भी तेल जो होता अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, छोटा सा भी अटैक अगर होता है तो भारी नुकसान हो जाता है। तो ये ऐसी स्थिति बन गई है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी स्थिति में बात की किससे, तो पेजिशकियान जो हैं उनसे बात की, ईरान के समकक्ष से, और कहा कि हमारे लिए रास्ता खोलिए। तो कल के न्यूज़ के हिसाब से जो डॉक्टर एस जयशंकर ने ट्वीट किया था उसके हिसाब से भी भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मूज से भारतीय झंडे के लिए गुजरने वाले जितने भी टैंकर हैं उनको हरी झंडी दी गई। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था कि केवल टैंकरों के गुजरने से कुछ नहीं होगा। वो टैंकर हैं जो इतने दिनों से फंसे हुए थे। जब तक कतर के द्वारा प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है, अरामको फिर से सही से काम करना नहीं शुरू करती है और खाड़ी देशों में थोड़ी सी स्थिरता नहीं आती है, तब तक एनर्जी सिक्योरिटी तो मुश्किल ही होगा। पटना हो या इलाहाबाद हो, सभी जगहों पर सबसे ज़्यादा दिक्कत तो स्टूडेंट्स को ही आ रही है। गैस सिलेंडर लेकर के भटक रहे हैं, घर जा रहे कई सारे तो छोड़ रहे हैं शहरों को, क्योंकि गैस के बिना कैसे रहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति बन गई है। सरकार ने बार बार कहा है कि सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ज़मीन पर जाएंगे तो हकीकत में आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि गैस नहीं मिल रहा है। जो 90 रुपये kg था वो 300 रुपये, 350 रुपये, जितनी मर्जी उतनी मांग रहे हैं और मजबूरी में बच्चे दे भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इन्हीं पर दिक्कतें आई हैं। तो इस टॉपिक को जरा हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यूएस ने भारत, चीन, वियतनाम जैसे देशों पर सेक्शन 301 के तहत में जांच शुरू किया है। इस टॉपिक को भी देखेंगे, क्या है ये सेक्शन 301, और भी एक दो टॉपिक होंगे जिसे हम लोग देखेंगे। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखिए आज का क्या है। पहला टॉपिक आज का यही है, यूएस इनिशिएट सेक्शन 301 प्रोब जो है अगेंस्ट भारत, चाइना, वियतनाम। पृष्ठभूमि क्या है? यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ था, जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का उन्होंने किया था, उसको यूएस के कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो अब नए प्रकार से रास्ते तलाशे जा रहे हैं ताकि फिर से फ्रेश टैरिफ सभी देशों पर लगाया जा सके। तो मई महीने से फिर से टैरिफ लग सकता है अगर, क्योंकि इस सेक्शन के तहत में बहुत तेज़ी गति से जांच किया जाता है, देखा जाता है व्यापार घाटा किससे हो रहा है और उसके बाद से उस पर टैरिफ लगा दिया जाता है। अचीवर ग्रुप चल रहा है 72 बीपीएससी के लिए, डेली प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। अगर आपको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। आज से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, पॉलिटी कंप्लीट किया हमने, पॉलिटी के भी सारे टेस्ट लगा सकते हैं, उसके रिवीजन पीडीएफ भी अवेलेबल हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट होता है, जो लोग दे रहे हैं उन्हें पता है किस चीज़ का और किस लेवल का टेस्ट होता है। तो अगर आपको जुड़ना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। कई सारे बच्चे इसके पीडीएफ के लिए बोलते हैं, पीडीएफ के लिए आप ग्रुप यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। 199 का जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल पीडीएफ के लिए, या मुझे मैसेज करके भी आप जुड़ सकते हैं। ज़रा ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं ये प्रीलिम में आपसे पूछ लिया जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा धारा 301,
जो अमेरिका द्वारा भारत, चीन और वियतनाम जैसे विकासशील इकोनॉमी पर लगाया गया वो क्या है? इतना छोटा सा सवाल पूछा जा सकता है। यूएस ने 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत भारत, चीन और 14 अन्य अर्थव्यवस्था जैसे ईयू, जापान, ताइवान, वियतनाम आदि के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी जांच शुरू की। केवल भारत और चीन ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा 14 और भी अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैक्सिमम जो हैं वो डेवलपिंग हैं, कुछ डेवलप्ड भी है, जैसे ईयू के साथ भी शुरू किया गया है। पिछले महीने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति ट्रंप के पारस्परिक टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया था। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, दरअसल में ट्रंप जो है ना वो ढोल जैसे हो गए हैं, बहुत उछल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता उनकी ये है कि उनके नीचे ज़मीन खिसक चुकी है। वो ईरान वॉर में इतने बुरे तरीके से फंसे हैं कि अभी मिड टर्म इलेक्शन जो वहाँ पर होने वाला है उसमें भी वो जाने वाले हैं, है ना। ट्रंप प्रशासन में भी दो धरा हो गया है। एक जो ट्रंप वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, उनका धरा अलग हो गया जिसने ईरान के वॉर का विरोध किया था, और ट्रंप का धरा अलग हो गया है जो इजराइल और एप्स्टीन फाइल रिलीज़ ना हो जाए इस चक्कर से उन्होंने युद्ध शुरू कर लिया और उसको धर्म का स्वरूप दे दिया गया, तेल का स्वरूप दे दिया गया। लेकिन दरअसल में वो मुद्दे को भटकाना चाह रहे थे, ऐसे कई सारे अमेरिकी एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो ट्रंप की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं से तो शुरुआत करें, तो उन्होंने ये शुरुआत किया कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, फिर से हम टैरिफ लगाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं झुकने वाले हैं। जांच के प्रमुख कारण आरोप क्या है? अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने इस जांच के मुख्य रूप से दो कारण बताए हैं: अतिरिक्त क्षमता और अति उत्पादन। अमेरिका का दावा है कि इन देशों के विनिर्माण क्षेत्रों में संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा उत्पादन करते हैं और उसकी डंपिंग अमेरिका में कर देंगे। जिस अमेरिका में इनके उत्पाद तो सस्ते बिकेंगे, लेकिन अमेरिका का जो डोमेस्टिक उत्पाद है ना, जो वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वो महंगा बिकेगा। ओके। भारत पर विशिष्ट आरोप। यूएसटीआर के अनुसार भारत में पेट्रोकेमिकल्स, स्टील, सोलर यूनिट में भारी अतिरिक्त क्षमता है। हमारे पास बहुत सारी रिफाइनरी है, स्टील भी, जैसे कोरस जो है ये यूरोप की और दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी है कोरस। लेकिन उसको किसने खरीद लिया था? तो टाटा ने खरीद लिया था। तो यूरोप और एशिया की सबसे बड़ी जो स्टील उत्पादन क्षमता है वर्तमान में, वो किसके पास में है? तो टाटा के पास में, क्योंकि कोरस को भी इसने खरीद लिया था, जैसे लैंड रोवर जगुआर को टेक ओवर किया था उसी प्रकार से। तो ये कुछ हमारे पास जो क्षमता है वो क्षमता उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि भारत का वर्तमान सोलर मॉड्यूल निर्माण उनकी घरेलू मांग का लगभग 3 गुना है, जिसके कारण से भारत बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और सारा उठा करके अमेरिका में बेच देता है, ऐसा उनका आरोप है। अपने यहाँ पर कर लीजिए प्रोडक्शन। अमेरिका उन देशों को निशाना बनाए जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है, मुख्य रूप से कोर इशू यही है। भारत के साथ व्यापार घाटा भी है उसका। भारत का ट्रेड सरप्लस 58 बिलियन का है, यानी कि 58 बिलियन का उसको नुकसान हो रहा है। धारा 301 क्या है या खतरनाक क्या है, आज हम लोग डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे बंधुओं। अभी हम लोग WTO में प्रवेश करेंगे। WTO के सब्सिडरी बॉक्सेस को पढ़ेंगे, ब्लू बॉक्स, एम्बर बॉक्स, येलो बॉक्स क्या होता है उसे ज़रा पढ़ेंगे। WTO की प्रासंगिकता, रेलेवेंस क्या है उसको ज़रा हम लोग समझेंगे, क्योंकि ये सब वो टॉपिक हैं जिसे आपको पता होगा। अभी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था जनवरी में, एक मेंस एग्ज़ामिनेशन हुआ था, DSO था या आई थिंक ऐसा ही कोई था, जिसके GS1 पेपर में WTO के प्रासंगिकता सवाल पूछा गया। फिर ASO मेंस में उसके सब्सिडरी बॉक्सेस से सवाल पूछे गए हैं। तो आपसे भी क्या पता कुछ पूछा जा सके, है ना। यह अमेरिकी राष्ट्रपति की विदेश व्यापार प्रथाओं को जांच करने, यदि वे अनुचित, अनफेयर या भेदभावपूर्ण, डिस्क्रिमिनेटरी पाई जाती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का अधिकार 301 जो है यह देता है। अमेरिका का कानून है, हमें बस इसको ध्यान रखना है, कोई डिटेल में इसको समझना नहीं है। अदालतों से बाहर। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार धारा 301 के तहत लगाए गए जुर्माने बहुत लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि इन्हें अमेरिकी अदालतों द्वारा पलटे जाने या अमेरिकी कांग्रेस का हस्तक्षेप की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति को यह ज़्यादा सख्ती देता है। बहुत ही तेज़ कार्रवाई होती है, इसलिए माना जा रहा है कि फिर से मई माह के बाद से टैरिफ फिर से लगाए जा सकते हैं भारत सहित सभी देशों पर, यानी कि जब तक ट्रंप का जीवन रहेगा, जब तक उनका कार्यकाल रहेगा, वो पूरी दुनिया को ऐसे ही तबाह बर्बाद करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है WTO की प्रासंगिकता। क्यों इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि एक देश है जो रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर या किसी भी टैरिफ के नाम पर
पूरे दुनिया पर टैरिफ लगा रहा है, पूरे दुनिया के व्यापार व्यवस्था को प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी इकोनॉमिक सुपर जो पावर है उसके बदौलत, डॉलर की सुपरमेसी की बदौलत। तो ये सुपरमेसी के कारण से विकासशील और जो अर्धविकसित देश हैं उनको बहुत ज़्यादा चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो पूरे दुनिया का व्यापार व्यवस्था जो चलाता है WTO, उसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठना तो वाजिब ही है कि फिर आप कर क्या रहे हो, फिर आप बंद क्यों नहीं कर लेते दुकान। तो इसी को ज़रा समझेंगे कि WTO की प्रासंगिकता क्या है, क्यों इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो 1995 मराकेश समझौते के तहत स्थापित हुआ था। WTO एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से निपटता है, मुख्य उद्देश्य जो है इसका कि क्या है, वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू और अनुमानित, प्रेडिक्टेबल और स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो। वेरी गुड। उद्देश्य लिखा हुआ है कि ये करेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और हो रहा है उसके उलट। किसी की मर्जी तो एनर्जी आने वाले रास्ते को बंद कर देता है, किसी की मर्जी तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता है। 2024 के बाद से ज़रा इमेजिन कीजिए कितनी सारी दिक्कतें दुनिया में पैदा हुई हैं। कहाँ हैं ये संस्थाएं? ये संस्थाएं तब आएगी जब भारत कोई सब्सिडी बढ़ा देगा, तो तुरंत आ जाएगा भारत सरकार की सब्सिडी नहीं बढ़ाना चाहिए। तो ये उनके सामने काम नहीं करता है जो इसके माई बाप हैं। WTO की प्रासंगिकता पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? संरक्षणवाद और व्यापार युद्ध, ट्रेड वॉर और प्रोटेक्शनिज्म की जो नीति है, जिसके तहत में अपने व्यापार को रोकना, ग्लोबलाइजेशन को कमज़ोर करना, टैरिफ लगाना, टैरिफ वॉर होना, ये सब क्या है, तो इसकी प्रासंगिकता पर सबसे बड़ा सवाल उठाता है। आप कर क्या रहे हो जो आपके रूल नियम कानून को कोई मान ही नहीं रहा है। अपीलीय निकाय का संकट, WTO का विवाद समाधान तंत्र इसकी रीढ़ है, लेकिन अमेरिका द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति को वीटो करने के कारण 2019 से इसकी सर्वोच्च अपीलीय अदालत ठप पड़ी है। 2019 से इसकी अदालत ही बंद पड़ी है, तो क्या अपील सुनेगा ये तो ऐसे ही हो गया कि सुप्रीम कोर्ट 2019 से बंद है और आप अपील पर अपील लेकर जा रहे हैं। क्षेत्रीय व्यापार समझौते की बार, बहुपक्षवाद की धीमी गति के कारण से देश अब द्विपक्षीय बायलैटरल या फिर क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता लाइक RCEP, CPTPP को प्राथमिकता दे रहे हैं, यानी कि अब पूरे दुनिया के व्यापार व्यवस्थाएं जो हैं सुचारू रूप से नहीं चलने वाली। इसलिए देश क्या कर रहे हैं, दो देश इकट्ठा होकर के व्यापार समझौता साइन कर ले रहे हैं कि आ जाओ हम दोनों कर लेते हैं, या फिर एक गुट बना लिया जैसे RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें आसियान के देश शामिल हैं, इसके अलावा चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं जो रीजनल रूप से व्यापार को बढ़ावा देते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बढ़ावा देते हैं। तो यानी कि आत्मनिर्भर बन रहे हैं देश, दो देशों का एक गुट बना रहे हैं, बायलैटरल या मल्टीलैटरल फोरम बना रहे हैं, WTO से दूर हो रहे हैं। विकासशील बनाम विकसित देशों का विभाजन हो रहा है। कृषि सब्सिडी, एग्रीकल्चर सब्सिडी, सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग जैसे भारत की MSP प्रणाली और ई-कॉमर्स जैसे मुद्दों पर उत्तर और दक्षिण के बीच असहमति है और कंप्लीट विभाजन हो रहा है। WTO आज भी प्रासंगिक क्यों है? अब जरा इसका पक्ष भी समझ लेते हैं कि भाई क्या है, क्यों प्रासंगिक है आज भी। इतना सारा प्रासंगिकता पर सवाल उठ रहा है, लेकिन फिर भी प्रासंगिक क्यों है? नियम आधारित व्यवस्था, WTO के बिना वैश्विक व्यापार पूरी तरीके से अराजक हो जाएगा, कैओटिक हो जाएगा माहौल, जैसा हुआ पड़ा है। शक्तिशाली देश जैसे अमेरिका या चीन को छोटे देशों का आर्थिक शोषण से रोकने के लिए ये एक ढांचा प्रदान करता है। ग्लोबल साउथ की आवाज़, यानी कि विकासशील देश जो हैं वो विकसित देशों को भी यहाँ पर चैलेंज कर सकते हैं कि आपका सब्सिडी सही है या गलत है। टैकलिंग न्यू इशू, नए मुद्दों का समाधान। हाल ही में 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में मत्स्य पालन सब्सिडी को कम करने और कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट में छूट को लेकर के ऐतिहासिक समझौता साइन किया गया। व्यापार की सुविधाएं, WTO का व्यापार सुविधा समझौता लाल फीताशाही और कई प्रकार के वैश्विक सीमा शुल्क से देशों को छूट प्रदान करने में मदद करता है। इसलिए WTO आज भी प्रासंगिक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 301 धारा क्या है, WTO की प्रासंगिकता पर क्यों सवाल उठ रहे हैं, और WTO का स्थापना कब हुआ, और WTO क्यों प्रासंगिक है। लेकिन दुनिया इतनी आसान थोड़ी न है, इसको ज़रा समझेंगे। ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स और ब्लू बॉक्स। ट्रैफिक सिग्नल देखा है क्या आपने?
देखा ही होगा। अगर कोटा में नहीं रहते होंगे तो देखा होगा। कोटा एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर कोई भी ट्रैफिक लाइट है ही नहीं। पूरे कोटा में आसानी से गाड़ी चल सकती है विदाउट एनी ट्रैफिक लाइट। कहीं पर कोई रुकती नहीं, कोई ट्रैफिक जाम भी नहीं होता है। तो इसमें लाइट लगी होती हैं अलग अलग कलर की, रेड, ब्लू, येलो, इस प्रकार के लगी होती हैं, ग्रीन। तो इसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मतलब होता है। रेड का मतलब होता है रुक जाओ, येलो का मतलब होता है धीमे चलो, ग्रीन का मतलब होता है आप जा सकते हैं आसानी से। तो ये अलग अलग लाइटों के मतलब होते हैं। उसी प्रकार से WTO ने ट्रैफिक लाइट के जैसे ही कोडिंग किया हुआ है सब्सिडरी के बॉक्सों का। उसी को नाम दे दिएगा अटपटासा, बाकी कुछ भी नहीं है उसमें। समझने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। ज़रा समझते हैं कि क्या है ये। 3 बॉक्सेज होते हैं। पहला देखिए क्या है, कृषि समझौता। WTO के समझौते का मुख्य उद्देश्य कृषि व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा स्थापित करना है। इसी के कारण से इस प्रकार से चीज़ें की गई है। सबसे पहला होता है एम्बर बॉक्स। ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती के जैसे होता है एम्बर बॉक्स। पीली बत्ती का मतलब क्या होता है, धीमे चलो या फिर आप तैयार हो जाएं। अब ग्रीन बॉक्स जो है, ग्रीन कलर जो है वो होने ही वाला है, ठीक। या फिर नाइट में अगर येलो लाइट जल रहा है तो उसका मतलब होता है पास कर सकते हैं, लेकिन देख करके धीमे तरीके से आप पास कर सकते हैं। ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती की तरह इसका अर्थ होता है धीमे हो जाओ। इसमें वे सभी सब्सिडरी शामिल है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती है। वो सभी सब्सिडरी को इसी में रखा गया जिसको एम्बर बॉक्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य, उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई पर दी जाने वाली सब्सिडी इसी बॉक्स में आती है, क्योंकि यह किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एम्बर बॉक्स इसको कहा जाता है। लिमिटेशन क्या है, इस सब्सिडी पर एक सीमा तय की गई है जिसे डी मिनिमिस कहा जाता है। विकसित देश के लिए यह उनके कुल कृषि उत्पादन का 5% तक हो सकता है और विकासशील देशों के लिए यह 10% तक हो सकता है। कृपया इसे ध्यान में रखें, 5% तो 10%, क्योंकि ASO मेंस के पेपर में जो मैंने सवाल देखा है इससे बंधुओं, वो सवाल कठिन स्तर के हैं। उसे आसानी से आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि आपको बॉक्सेस के बारे में पता ना हो। ओके, नेक्स्ट है ग्रीन बॉक्स सब्सिडरी। ट्रैफिक लाइट की हरी बत्ती की तरह इसका अर्थ होता है आगे बढ़ो, गो। इसमें वे सभी सब्सिडी शामिल है जो व्यापार को विकृत नहीं करती हैं या कम से कम विकृति पैदा करती, मतलब व्यापार को डिस्टॉर्ट नहीं करती या बिल्कुल कम डिस्टॉर्ट करती हैं, उन सब्सिडरी को रखा जाता है। शर्तें, ये सरकार द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए, उपभोक्ताओं से अधिक कीमत वसूल कर नहीं, इसमें मूल्य समर्थन शामिल नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि अनुसंधान, एग्रीकल्चर रिसर्च, रोग नियंत्रण, मान लीजिए रिसर्च पर जो सरकार पैसे खर्चा कर रही है, डिजीज कंट्रोल पर जो पैसे खर्चा कर रही है, वो सब ग्रीन बॉक्स में आता है, हरी झंडी, ठीक है। बुनियादी ढांचा, पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता, वर्तमान में उत्पादन से जुड़ी हुई ना हो। सीमा, इस बॉक्स की सब्सिडी पर कोई लिमिटेशन नहीं है। इससे आसान वे में आपने कहीं पढ़ा है ये चीज़, बिल्कुल समझ गए होंगे, दिमाग में छप गया होगा। जैसे ही मैं आपसे बोलूँगा ग्रीन बॉक्स का मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऐसी सब्सिडरी जो व्यापार को प्रभावित नहीं करती बल्कि किसानों को सुरक्षा के लिए दी जाती। जैसे कि भाई बीमारी लग गया है तो उससे के बचाव के लिए, या फिर रिसर्च कर रहे हैं, नए नए प्रकार के बीज बना रहे हैं, तो ये सब किस में आएगा, तो ग्रीन बॉक्स में आएगा। ब्लू बॉक्स है, इसे अक्सर शर्तों के साथ एम्बर बॉक्स कहा जाता है, यानी कि शर्तों के साथ बहुत सारे एम्बर बॉक्स विथ कंडीशंस। जो पहला था एम्बर बॉक्स, कंडीशंस के साथ एम्बर बॉक्स कहा जाता है। ये भी व्यापार को विकृत करने वाले सब्सिडरी हैं, लेकिन इसमें किसानों को अपना उत्पादन सीमित करने के लिए कहा जाता है। यदि सरकार किसानों को अपनी आधी ज़मीन खाली छोड़ने के बदले पैसे देती ताकि बाजार में अति उत्पादन न हो तो वह ब्लू बॉक्स में आएगा। वर्तमान में इस बॉक्स की सब्सिडी पर कोई भी सीमा नहीं है। एक और होता है जिसको डेवलपमेंट बॉक्स कहा जाता है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों के लिए है। इसके तहत विकासशील देश अपने कम आय वाले गरीब संसाधन विहीन किसान को कृषि और ग्रामीण विकास के निवेश में सब्सिडी और कृषि इनपुट सब्सिडी दे सकते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा। सारे बॉक्सेज आपको पढ़ा दिए मैंने। WTO के बारे में हमने देखा, मराकेश समझौता देखा हमने, प्रासंगिकता देखा, रेलेवेंस है क्या भाई आज के समय में, 301 देखा। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है हमने। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये LNG संकट से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि सवाल इसी प्रकार के ट्रिकी पूछे जाते हैं। जैसे मैं अगर आपसे पूछ लूँ
ये मुझे बताओ LNG, CNG एंड LPG, गांधी जी, इसके बाद गांधी जी, इस सब में क्या फ़र्क है? गांधी जी को तो हटा ही दीजिए, यहाँ भी जी लगा हुआ, यहाँ भी जी लगा हुआ, यहाँ भी जी हुआ। LN का मतलब क्या है, CN का मतलब क्या है, LP का मतलब क्या है ना? तो ये हम जरा समझेंगे। इस लेख में ये कहा गया है, इंडियन एक्सप्रेस का है, बहुत डिटेल है, ये बहुत बड़ा सा था। इसमें एक्सपर्ट महोदय हैं अजय सिंह, इन्होंने ये कहा कि दुनिया में तेल का संकट ज़्यादा नहीं हो रहा है, संकट हो रहा है LNG का। क्योंकि तेल के लिए तो सभी देशों ने, जितने भी बड़े देश हैं, भारत भी है, चीन भी है, जापान भी है, इन सभी ने अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है। भारत ने 74 दिनों का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया हुआ है। तो तेल संकट ज़्यादा पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े, बल्कि LNG का संकट ज़्यादा पैदा हो रहा है। ठीक, तो ये LNG का संकट इसलिए पैदा क्योंकि LNG का भंडारण करके भी हम नहीं रख सकते आसानी से। जिस प्रकार से तेल के स्ट्रैटेजिक रिजर्व आप बना सकते हैं, आप LNG के स्ट्रैटेजिक रिजर्व आसानी से नहीं बना सकते, उसके लिए कंडीशंस बहुत अलग होती हैं। तो ये इन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो ये तो हमने दो तीन दिनों से काफ़ी पढ़ा भी है, खर्ग आइलैंड भी पढ़ा, संकट पूरे दुनिया में ही है, हर चीज़ पढ़ा है हमने। लेकिन जो हमने नहीं पढ़ा है ना, वो क्या है, LNG, CNG और LPG, इन सब में अंतर क्या है। तरलिखित पेट्रोलियम गैस, सबसे पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG, जिसके लिए आप सिलेंडर लेकर के भटक रहे हैं। LPG मुख्य घटक प्रोपेन एंड ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। मुख्य घटक क्या होता है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इसलिए इसका घरों में और इजी सेफ माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर कम होता है, इसलिए इसको घरों में आसानी से यूज किया जाता है। ठीक, इसे सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, केवल मध्यम दाब पर, मॉडरेट प्रेशर पर डालकर तरल के रूप में बदला जाता है। भारी लोहे के सिलेंडर में आसानी से भरा जा सकता है, जैसे आपके सिलेंडर में भरा जाता है, या कच्चे तेल की रिफाइनरी के दौरान एक उप उत्पाद बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। इसका मुख्य उपयोग घरेलू रसोई गैस के रूप में किया जाता है, कुकिंग गैस के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग करके गाड़ी चलाना अवैध है, ठीक है, इल्लीगल है, भारत में नहीं चलाया जा सकता। अगर पकड़े गए तो भारी जुर्माना लग सकता है, बहुत तेज़ ये ज्वलनशील भी हो जाता है गाड़ी के ईंधनों में कई बार। पहले किसी ज़माने में लोग मॉडिफाई करवा करके इस तरह की चीज़ें हरकतें करते थे। खैर चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, क्या है, इसमें NG लगा हुआ है। नेचुरल गैस कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब हाई प्रेशर पर हमने उसको कंप्रेस किया हुआ है। ठीक, मुख्य घटक क्या होता है, इसमें मीथेन होता है। ऊपर क्या था, प्रोपेन एंड ब्यूटेन था, CH4 होता है। यहाँ पर मीथेन जो है ये इसका मुख्य घटक होता है। मीथेन जो है यह मुख्य घटक होता है, मीथेन इसका मुख्य घटक होता है। तो इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। यह वही गैस है, दलदली भूमि या गोबर गैस प्लांट से या पशुओं के मुख से, गोबर से जो गंध आती है, दरअसल वही गैस है। कौन सा, तो CNG, मीथेन होता है। ठीक, यह तरल नहीं बनती है। प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर लगभग 200 से 250 बार पर कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा जाता है। यह हमेशा गैसीय अवस्था में बनी रहती है, इसलिए CNG पंप पर आप जाएंगे तो जब वो फिल करते हैं तो बहुत ही हाई प्रेशर निकलता है वहाँ पर, है ना। इसका मुख्य रूप से वाहनों, कार, बस, ऑटो में पेट्रोल डीजल के स्वच्छ विकल्पों के रूप में किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रदूषण कम होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य घटक LNG मूल रूप से मीथेन ही है, यानी कि CNG और LNG गैस एक ही है, बस रूप अलग अलग है। तो रूप क्यों अलग अलग किया गया, तो दरअसल में CNG को कतर से भारत तक भर के लाना बहुत रिस्की है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेंडर चाहिए और उसमें भर के फिर लाओ, तो ये फैला बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो साइंटिस्टों ने एक तरीका निकाला, बोला कि इसको ठंडा कर दो, -162 डिग्री टेम्परेचर तक इसको ठंडा किया जाता है। देन ये क्या हो जाता है, तो देन ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, तब उसको लिक्विड नेचुरल गैस के रूप में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, LNG।
क्या है? भंडारण। मीथेन गैस को दबाव डालकर तरल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए प्राकृतिक गैस को -162 डिग्री सेल्सियस अत्यधिक ठंडा किया जाता है ताकि इसे क्रायोजेनिक तापमान पर सिकुड़ कर तरल बन जाती है और इसका आयतन 600 गुना कम हो जाता है। 600 गुना आयतन इसका कम हो जाता है। इतने बड़े गैस इससे छोटे एरिया में, इतने बड़े में यह भंडारित किए जा सकते हैं और इसके कारण से इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान होता है। जैसे अभी हॉर्मुज जलमध्य जो है वहाँ पर भारत के कई सारे टैंकर के फंसे होने के कारण से भारत में LNG संकट जो पैदा हो गया है वो इसी के कारण से पैदा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा आपको दिया गया है बना करके कि किस प्रकार से क्या क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है UNSC प्रस्ताव 2817। प्रस्ताव का नंबर है 2817। इंडिया को स्पॉन्सर किया है, भारत ने को स्पॉन्सर किया है गल्फ जो देश हैं उन पर अटैक जो ईरान के द्वारा किया गया है, भारत ने उसे को स्पॉन्सर किया है कंडेम करने में। यानी कि भारत कंडेम करता है कि खाड़ी देश, जॉर्डन जैसे देशों पर जो अटैक किए गए ईरान के द्वारा वो गलत है। भारत पाकिस्तान दोनों ने समर्थन किया इस प्रस्ताव का, हाँ ये गलत है, कंडेम किया गया है। लेकिन ईरान कहता है कि हमने किसी देश पर अटैक नहीं किया, हम तो वार्तालाप में शामिल थे, ओमान मध्यस्थता कर रहा था, हम अमेरिका और इजराइल के साथ बात कर रहे थे, अटैक तो पहले हम पर हुआ, हमने तो डिफेंस किया अपना, ऐसा ईरान का कहना है। प्रस्ताव 2817 भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बहरीन के नेतृत्व वाले उस प्रस्ताव का सह प्रायोजन किया है जिसमें खाड़ी सहयोग परिषद देशों GCC एंड जॉर्डन पर ईरान के अत्यधिक गंभीर हमलों की कड़ी निंदा की गई है। अभूतपूर्व आम सहमति। इस प्रस्ताव को भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, यहाँ तक कि पाकिस्तान सहित 135 देशों का को स्पॉन्सरशिप प्राप्त हुआ है, जो वैश्विक समर्थन को दिखाता है कि हाँ यह वैश्विक पूरे दुनिया के जितने भी बड़े देश हैं उन सभी ने बोला है कि ये गलत किया है ईरान ने, ईरान को अटैक नहीं करना चाहिए था। लेकिन ईरान के पास अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, या तो मिटा दिया जाएगा उसको पूरी तरीके से, या तो पूरी तरीके से जीतेगा रिजीम, या तो सरवाइव कर जाएगी या तो खुद को मिटा लेगी और सबको मिटा देगी। इस प्रकार का सिचुएशन बन गया ईरान के साथ, इसलिए ईरान को बढ़त हासिल है इस युद्ध में। आज ही अमेरिका के जो फॉरेन सचिव हैं शायद, उन्होंने कहा है कि हमारा ये मोटिव ही नहीं कि हम रिजीम चेंज करें, तो फिर लड़ क्यों रहे भाई साहब, है ना, मन नहीं लग रहा था घर में बैठे बैठे इसलिए लड़ रहे हैं। हमलों की तात्कालिक समाप्ति की बात की गई है इसमें, समुद्री सुरक्षा की बात की गई है इसमें, कहा गया है कि हॉर्मुज जलमध्य या बाबल मांडेव जैसे जल संधियों को नुकसान पहुंचाना, उसे बाधित करना, ये गलत है। संप्रभुता का समर्थन किया गया है, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, UAE इन सभी के क्षेत्रीय अखंडता, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और संप्रभुता के सम्मान की बात की गई है। वोटिंग से एक सवाल पूछा जा चुका है 71 BPSC प्रीलिम में, इसलिए सवाल करवा रहा हूँ। 13-0 से पारित। वर्तमान में अमेरिका की अध्यक्षता वाली 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद, 15 सदस्य होते हैं जिसे 5 परमानेंट और 10 जो हैं ये बदलते रहते हैं। यह प्रस्ताव 13 वोटों के पक्ष में पारित किया गया है। रूस और चीन इसमें अनुपस्थित ही रहे, यानी कि उन्होंने भी कोई रोकने का प्रयास नहीं किया। ईरान के 2 प्रमुख सहयोगी वीटो पावर वाले अस्थायी सदस्य ने इस प्रस्ताव मतदान से परहेज किया, उन्होंने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे प्रस्ताव पारित हो गया। रूसी प्रस्ताव विफल रहा। रूस ने भी एक वैकल्पिक ड्राफ्ट प्रस्ताव पेश किया था जिसमें ईरान, इजराइल या अमेरिका का नाम लिए बिना केवल सैन्य गतिविधि को रोकने का आग्रह किया गया था, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। 4 वोट पक्ष पड़े, पाकिस्तान, सोमालिया और चीन रूस के पक्ष में पड़े। कई देशों ने इसे रूस का पाखंड बताते हुए इसमें उन्होंने कहा कि हम वोट ही नहीं करेंगे। खुद तो यूक्रेन को तबाह कर रखे और यहाँ पर ला रहे हो कि सैन्य गतिविधि रोकें, पहले अपना तो गतिविधि रोक लो भाई साहब। भारत के लिए रणनीतिक महत्व था। भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि हॉर्मुज जलमध्य का बंद होना सीधे तौर पर भारत के LNG और क्रूड ऑयल को प्रभावित करता है, इसलिए भारत ने इसका समर्थन किया है। वैसे भी भारत इसका समर्थन इसलिए कर रहा था क्योंकि ईरान को भारत यहाँ पर गलत मान रहा है, इसे याद रखिएगा। तो आज के सारे टॉपिक यही थे। आज हमने जितने टॉपिक किए हैं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको ये पता भी होना चाहिए ये डिफरेंस वगैरह। और इसके अलावा हमने क्या किया, WTO का टॉपिक विस्तार से पढ़ा है, इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, रिवाइज भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो तो मैसेज कीजिए, जुड़िए। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका बैकलॉग नहीं बन पाएगा, है ना। कई सारे बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि SI में हो जाएगा या AEDO के बाद जुड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, उसके बाद बहुत सारा समय निकल जाता है।
ठीक, बिहार में राजनीतिक उठापटक मची हुई है, इसलिए सारी रिजल्ट अनिश्चित माहौल में चले गए हैं। तो वेट मत कीजिए सरकारी प्रोसेस का, वो लंबा खींच जाता है कभी कभार। अपनी पढ़ाई, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। ठीक है, धन्यवाद।